हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के एजुकॉट में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा गुरुत्वाकर्षण। उसके साथ ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी का मान कहाँ पे ज़्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, वो आज की वीडियो में कवर करेंगे। इसके अलावा केपलर्स के जो नियम हैं ग्रहों की गति को लेकर, केपलर्स ने जो नियम बनाए हैं उसको भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। साथ के साथ हमारे जो उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो कितना होता है और उसको कैसे काउंट किया जाता है वो भी हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। उसके बाद हम प्लाइन वेग के बारे में समझेंगे, प्लाइन वेग क्या होता है और इसकी क्या ज़रूरत होती है। तो ये भौतिकी विज्ञान का मेरा 5वां वीडियो है। इससे पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जो या आप मेरे यूट्यूब चैनल जी के एजुकॉट की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज पूरी कर चुका हूँ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ पे जाके आप उसको क्लिक करके भारतीय अर्थव्यवस्था की सभी वीडियो देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक गुरुत्वाकर्षण, उसको हम शुरू करते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो फर्स्ट आ जाता है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल मतलब अट्रैक्शन फोर्स पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंड है ए और बी दो पिंड है, उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, एक आकर्षण बल लगता है, और जो आकर्षण जो बल होता है इसको एफ से डिनोट करते हैं। और ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? दोनों वस्तुओं के या दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के बराबर होता है। और व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है? जो इन दो पिंडों के बीच की जो दूरी है जिसको हम आर से डिनोट करते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि दो पिंड है जिनके द्रव्यमान एक का m1 है और दूसरे का m2 है, और ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? r दूरी पर। और न्यूटन के नियम के अनुसार उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है, अट्रैक्शन जो फोर्स है, वो बराबर हो जाएगा इस फार्मूला के, यानी F = G इंटू m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। m1 जो है फर्स्ट पिंड का जो द्रव्यमान है और m2 जो है सेकंड पिंड का द्रव्यमान है। और g क्या है यहाँ पे? g है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक भी बोला जाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में, पूरे अर्थ पे, पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहती है, इसलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो है उसकी जो वैल्यू है, उसका जो मान है पूरे ब्रह्मांड में कितना है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। और ये इसका मात्रक दिया हुआ है जिसको याद रखना जरूरी है। आपसे कंपटीशन एग्जाम में जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें मात्रक में गलती हो सकती है, तो आपको राइट आंसर पे क्लिक करना होगा। और ये कैसे याद रहेगा? अगर इसका फार्मूला याद है, F = G m × m2 अपॉन आर स्क्वेयर। अगर हम यहाँ पे g की वैल्यू निकाल लेते हैं तो g बराबर हो जाता है F × R2 अपॉन m1 और m2। तो F की जगह आप क्या लगा देंगे? न्यूटन, और R की जगह लगाएंगे मीटर स्क्वेयर, और m1 m2 जो कि हो जाएगा kg स्क्वेयर। तो इससे भी आप इसका मात्रक याद रख सकते हैं। तो जाती है ग्रेविटी, जिसको गुरुत्व भी बोला जाता है। तो ग्रेविटी क्या होता है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच के एक आकर्षण बल कार्य करता है। दो पिंडों के बीच में एक आकर्षण बल कार्य करता है। ये किसके अनुसार है? न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, जो हमने पहले कवर किया है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो, यदि जो दो पिंड हमने लिए उनमें से एक पिंड पृथ्वी हो, तो इसमें इस आकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। आकर्षण बल जो एक पिंड और पृथ्वी के बीच में जो लगता है उसके आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? गुरुत्व। अर्थात गुरुत्व वह आकर्षण बल है, वह अट्रैक्शन फोर्स है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी है और उस पे उसकी तरफ कोई वस्तु आती है तो उस वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। इसलिए अर्थ के चारों तरफ क्या है कि एक आकर्षण फोर्स होता है, इसका अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसमें कोई भी वस्तु आती है तो वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित हो जाती है, पृथ्वी की तरफ गिरना शुरू हो जाती है। वो किस कारण होती है? गुरुत्व के कारण, ग्रेविटी के कारण। अगर कोई वस्तु इस एरिया से बाहर है तो उस पर अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगता, तो उसको गुरुत्व बल कहते हैं। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, मतलब कोई वस्तु है पृथ्वी के ऊपर और वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है,
तो वो उसमें एक त्वरण, एक एक्सीलरेशन उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जो जिसके कारण वह पृथ्वी की तरफ तेज गति से आकर्षित होता है। उसे ही गुरुत्वजनित त्वरण यानी कि ग्रेविटी एक्सीलरेशन कहा जाता है। और इसका मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी का जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, लेकिन ये अर्थ के सरफेस पर होता है। यदि अर्थ के ऊपर जाते हैं इसका मान घटता है, और अर्थ के अंदर जाते हैं तो ग्रेविटी का मान तब भी घटता है। नेक्स्ट है गुरुत्वजनित त्वरण यानी ग्रेविटी वस्तु के रूप पर, उसके आकार पर और उसके द्रव्यमान पर आदि पर निर्भर नहीं करता। जो ग्रेविटी है वो जो वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है उसका क्या रूप है, उसका क्या आकार है, उसका द्रव्यमान क्या है, उन सब पे डिपेंड नहीं करता। ये जो त्वरण है, ये जो ग्रेविटी है, किस पे डिपेंड करती है? इसका फार्मूला होता है जी बराबर है Gm/r²। ये इसका फार्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं कि किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे, दूसरा डिपेंड करता है ये अर्थ का जो मास है, ये वस्तु का मास नहीं है, ये है अर्थ का मास यानी कि द्रव्यमान। और उस वस्तु और अर्थ के बीच में जो दूरी है, उसका जो डिस्टेंस है r, उस पर डिपेंड करता है। बाकी ना तो ये उस वस्तु के रूप पर डिपेंड करता है, ना वस्तु के आकार पर, ना ही वस्तु के द्रव्यमान पर। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है जी का जो मान में परिवर्तन होता है वो कैसे होता है। यानी जी का मान यानी ग्रेविटी का मान कहाँ पे ज़्यादा होता है और कहाँ पे कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। ये पृथ्वी है, अगर कोई वस्तु इससे ऊपर जाएगी उसका जी का मान घटता चला जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आने पर जी का मान बढ़ता है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने पर, स्पेस में जाने पर किसी भी वस्तु का मान घटता है। और वैसे ही अर्थ के अंदर यानी पृथ्वी के अंदर जाने पर जी का मान तब भी घटता है। जी का मान अर्थ के अंदर जाने पर भी घटता है, और सेंटर पर यानी पृथ्वी के केंद्र पर जो है जी का मान 0 होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के ध्रुव यानी कि पोल पर जी का मान महत्तम होता है। पृथ्वी के जो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भी बोला जाता है, उस पर जो है ग्रेविटी का मान सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन विषुवत रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर जो पृथ्वी के बीचों बीच जाती है, अगर पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ा दी जाती है तो उसमें क्या है कि जी का मान कम हो जाता है। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति कम करने पर, घटने पर जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है यदि पृथ्वी अपने वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे, यानी उसकी घूर्णन गति जो है 17 गुना हो जाती है, तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार 0 हो जाता है। साथ के साथ में वेट के बारे में आपको बता देता हूँ। वेट बराबर होता है द्रव्यमान गुना में ग्रेविटी। और ग्रेविटी में पता है कि कांस्टेंट नहीं होती है, क्योंकि अर्थ के ऊपर अगर हम जाते हैं तो ग्रेविटी घटती है, और अंदर जाते हैं तब भी ग्रेविटी घटती है। ध्रुव पर जाते हैं तो ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है, और विषुवत रेखा पर जाती है तो ग्रेविटी सबसे कम होती है। इस प्रकार से किसी भी वस्तु का भार कांस्टेंट नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। जहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होगी वहाँ वस्तु का भार ज़्यादा होगा, और जहाँ पे ग्रेविटी कम होगी वहाँ पे वस्तु का भार भी कम होगा। यदि किसी मनुष्य का भार अर्थ के ऊपर 60 kg है, तो उसी मनुष्य का जो भार है चंद्रमा पर 6 kg होगा, 6 kg होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ग्रेविटी जो है चंद्रमा पर, जो ग्रेविटी है वो पृथ्वी की ग्रेविटी की तुलना में 1/6 होती है। तो इस प्रकार से कोणीय चाल 17 गुना बढ़ने पर किसी भी वस्तु का भार जो है 0 हो जाएगा। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर, यानी कि वह भारहीनता की स्थिति हो जाएगी, मतलब उसमें भार बिल्कुल नहीं रहेगा। लेकिन ध्रुव पर जी का मान में कोई परिवर्तन होगा। वही वस्तु अगर ध्रुव के ऊपर रखी गई है तो के जो वेट में, उसके भार में कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में दिन की एक अवधि में 24 घंटे से घटकर कितनी रह जाएगी? 1.4 घंटे की हो जाएगी। यानी पहले जो एक दिन 24 घंटे में पूरा होता था वो 1.4 घंटे में ही पूरा हो जाएगा, यानी 84 मिनट में पूरा हो जाएगा। यदि पृथ्वी अपने कक्ष के चारों तरफ घूमना बंद कर दे, यदि अपने अक्ष पर घूमना बंद कर देती है, तो जी के मान में द्रव्य को छोड़कर शेष सभी स्थानों पर वृद्धि हो जाएगी। ध्रुव पर कोई भी चेंजेस नहीं होगा, लेकिन सब पृथ्वी के ऊपर शेष सभी स्थानों पर जी का मान में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है लिफ्ट में पिंड का भार। यानी लिफ्ट में पिंड का भार यानी कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति लिफ्ट के अंदर होता है, तो लिफ्ट ऊपर जाती है और नीचे आती है, तो उसके वेट पर, उसके भार पर क्या फ़र्क पड़ता है। यानी वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, क्या उसमें चेंजेस आते हैं। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में जो व्यक्ति है या कोई पिंड है उसका भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। लिफ्ट ऊपर जाएगी तो भार बढ़ेगा, और लिफ्ट नीचे की तरफ जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार घटा हुआ प्रतीत होता है। इसके क्या कारण है? हमें पता कि हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर लिफ्ट में खड़ा है तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है उसकी प्रतिक्रिया नीचे की तरफ
होती है, यानी अब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो हम नीचे रहने की कोशिश करते हैं, हमारी प्रतिक्रिया नीचे की तरफ होती है, इसलिए हमें अपना बार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। उसके जस्ट विपरीत जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है तो हमारा बार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि प्रतिक्रिया हमारी ऊपर की तरफ होती है और लिफ्ट नीचे की तरफ आती है, तो हम ऊपर रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए हम अपना बार घटा हुआ प्रतीत महसूस करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की तरफ गति करती है। एक समान वेग से क्या आ गया यहाँ पे? वेग यानी कि वेलोसिटी एक जैसी है, लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसकी वेलोसिटी सेम है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड या कोई व्यक्ति है उसके बार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसमें क्या है कि एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो जो वस्तु का जो बार है, जो व्यक्ति का जो बार है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, हमें महसूस ही नहीं होगा कि हमारा बार घटा हुआ है या बढ़ा हुआ है, यानी हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। उसके बाद यदि लिफ्ट नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ये जब लिफ्ट नीचे की तरफ आती है और सडनली लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो पिंड जो है एक मुक्त पिंड की भांति एक स्वतंत्रता रूप से नीचे गिरता है। क्यों गिरता है? क्योंकि ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बिल्कुल शून्य हो जाता है, वो उसकी प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ जबरदस्त होती है, इसलिए उसको भारहीनता महसूस होती है। और यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरण यानी लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन है गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाता है, यानी लिफ्ट का जो त्वरण है एक्सेलरेशन है वो गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी से ज़्यादा हो जाता है, तो उस स्थिति में वह फर्श से अपने आप को ऊपर उठा हुआ महसूस करता है, यानी कि वो पिंड लिफ्ट के फर्श से उठकर ऊपर छत की तरफ जा लगेगा। कैसे? सपोज करो कि ये लिफ्ट है और इसमें कोई व्यक्ति है और जो नीचे आने की जो गति है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो ज़्यादा हो जाता है, किससे? ग्रेविटी से। तो ग्रेविटी से अगर ज़्यादा हो जाता है तो लिफ्ट में खड़ा जो व्यक्ति है वो ऊपर छत की तरफ जाके लग जाएगा। उसके लिए बशर्ते क्या शर्त होनी चाहिए? जो ग्रेविटी जो है लिफ्ट की, वो एक्सेलरेशन जो है लिफ्ट का वो ग्रेविटी से ज़्यादा होना चाहिए, और ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इससे ज़्यादा इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है ग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम। तो यहाँ केपलर के नियम बताए गए हैं जो ग्रहों की गति से संबंधित है। प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करता है। ये सूर्य है और इसके चारों तरफ जो है ग्रह परिक्रमा करते हैं, और ये जो मार्ग कैसा होता है? ये दीर्घवृत्ताकार होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है। सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है, एक जगह पर स्थित होता है, सिर्फ ग्रह ही इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रत्येक ग्रह का अक्षेत्रीय वेग यानी एरियल वेलोसिटी जो है नियत रहती है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, और जब वह सूर्य से दूर होता है तो उसका वेग कम हो जाता है। ये सूर्य है और इसके चारों तरफ ये दीर्घवृत्ताकार मार्ग है। जब कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जब वह सूर्य के निकट होता है तो उसका जो वेग है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आने से इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वह उससे दूर होता है, जब ग्रह सूर्य से दूर होता है तब उसका वेग जो है कम हो जाता है। तो ये दो नियम थे केपलर्स के। तीसरा नियम हम कर लेते हैं। तीसरा नियम क्या बोलता है? सूर्य के चारों तरफ ग्रह एक चक्कर जितने समय में पूरा करता है उसे उस ग्रह का क्या कहते हैं? परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है ग्रह की सूर्य से औसत दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कोई भी ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है और वो जितने समय में चक्कर पूरा करता है उसको उसका परिक्रमण काल बोलते हैं, और उसको टी से डिनोट करते हैं। उसका जो स्क्वायर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी के घन के बराबर। अर्थात सूर्य से अधिक दूर के ग्रहों का परिक्रमण काल भी अधिक होता है। सूर्य से अधिक जो ग्रह होते हैं उसका परिक्रमण काल, उसके चारों तरफ सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने का जो समय लेता है वो ज़्यादा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, सूर्य के निकट का जो ग्रह है बुध, उसका परिक्रमण काल 88 दिन का होता है, बहुत ही कम होता है। जबकि दूरस्थ यानी दूर का जो ग्रह होता है, दूरस्थ ग्रह जैसे कि वरुण है, उसका परिक्रमण काल जो है सबसे ज़्यादा है। कितना है? 165 वर्ष। IAU ने यम प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया है, इसलिए अब दूरस्थ ग्रह वरुण है। पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, जिसमें 9वां जो स्थान था वो यम यानी प्लूटो का था, जिसको 2006 में IAU ने ग्रहों की लिस्ट से बाहर कर दिया। क्यों? इसके पीछे कारण है कि ग्रहों की कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, कुछ शर्तें होती है जो वो पूरा नहीं कर पा रहा था। एक तो उसका साइज इतना छोटा था कि
अन्य ग्रहों के जो सैटेलाइट्स है, जो उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह जो है उसके प्लूटो के साइज से बड़े है और उसका मार्ग भी बाकी ग्रहों की भांति सेम नहीं है। IAU क्या है? ये एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका जो हेडक्वार्टर है वो पेरिस में है। और पेरिस कहाँ पे है? ये फ्रांस में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और IAU की जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है। नेक्स्ट आ जाता है उपग्रह यानी कि सैटेलाइट। ये क्या होते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहते हैं। जब कोई छोटे छोटे पिंड या बड़े पिंड जो किसी ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं तो उनको उपग्रह कहते हैं। ये उपग्रह जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक भी हो सकते हैं और कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जो मनुष्य के द्वारा स्पेस में भेजे जाते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल बताया गया है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक उपग्रह है। ये कौन सा उपग्रह है? ये प्राकृतिक उपग्रह है। और हमारे पृथ्वी के चारों तरफ अनगणित उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह चक्कर लगाते हैं जो कि मनुष्य के द्वारा भेजे गए हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की जो कक्षीय जो चाल होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, यानी कि ऑर्बिटल स्पीड बोला जाता है कक्षीय चाल को, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। उपग्रह की जो कक्षीय चाल है उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। यानी ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ जब कोई उपग्रह चक्कर लगाता है तो उसकी जो चाल होगी, उसकी जो स्पीड होगी किस पे डिपेंड करेगी? वो इस पे डिपेंड करेगी कि वो पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर है, पृथ्वी तल यानी पृथ्वी अर्थ सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा, पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उसकी चाल उतनी ही कम होगी। जैसे कि अगर उपग्रह मान लें कि एक उपग्रह यहाँ पे है और एक उपग्रह यहाँ पे है, जो ये उपग्रह जो पृथ्वी तल से बहुत दूर है इसकी चाल कम होगी और जो उपग्रह पृथ्वी के निकट है उसकी चाल अधिक होगी। उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर, उसके मास पर निर्भर नहीं करती। यानी उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है उसकी चाल कितनी है ये उसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करती है। एक ही त्रिज्या के कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के उपग्रहों की चाल समान होती है। यानी कि पृथ्वी के चारों तरफ किसी एक कक्षा में अगर बहुत सारे उपग्रह चक्कर लगाते हैं, चाहे वो कम द्रव्यमान के, ज़्यादा द्रव्यमान के, कोई 1 क्विंटल का या कोई 10 kg का है, उन सब की चाल जो है एक समान होगी। सिर्फ शर्त यह है कि वे सब जो उपग्रह जो है एक ही कक्ष में होने चाहिए, यानी पृथ्वी से जो उनकी जो त्रिज्या होगी वह एक जैसी होगी। नेक्स्ट है पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की जो कक्षीय चाल है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। वो 1 सेकंड में 8 किलोमीटर तक चला जाता है, इतनी उसकी स्पीड होती है। तो जैसे ऊपर हमने देखा था, जो ग्रह पृथ्वी के निकट होगा उसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी और जो सबसे दूर होगा उसकी चाल सबसे कम होगी। नेक्स्ट है उपग्रह का परिक्रमण काल। अब उपग्रह परिक्रमण काल यानी रिवॉल्यूशन पीरियड वो कितने टाइम में पूरा करता है उसका परिक्रमण काल कहते हैं। जैसे कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो उसका परिक्रमण काल होता है, वैसे ही उपग्रह जब पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो वो उस उपग्रह का परिक्रमण काल कहलाता है। यानी उपग्रह अपनी कक्षा में पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगाता है वह उसका परिक्रमण काल कहते हैं। और इसका जो सूत्र बनता है वो तो कक्षा की परिधि, जिस कक्ष में सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ जो उपग्रह चक्कर लगाता है वो उसकी परिधि यानी उसका पैरीमीटर और उसके बटे में आ जाता है कक्षीय चाल, यानी जिस स्पीड से वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इससे हम उसका परिक्रमण काल निकाल सकते हैं। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। पृथ्वी तल से कोई भी उपग्रह कितनी ऊंचाई पर है उसका जो परिक्रमण काल है वो उस पर डिपेंड करता है। उपग्रह जितना अधिक दूर होता है उतना ही अधिक उसका परिक्रमण काल होता है। यानी पृथ्वी से जितना दूर उपग्रह होगा उसका परिक्रमण काल भी ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा और जो नज़दीक होगा उसको डिस्टेंस कम कवर करना होगा। इसलिए नज़दीक का जो उपग्रह होता है उसका परिक्रमण काल कम होगा। नेक्स्ट है उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। तो उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का जो परिक्रमण काल है वो 1 घंटा 24 मिनट का होता है। यानी जो हमने ऊपर पढ़ा था, जो नज़दीक का जो उपग्रह जो पृथ्वी के चारों तरफ जो सबसे निकट का जो उपग्रह चक्कर लगाता है उसकी चाल कितनी पड़ी थी हमने? 8 किलोमीटर पर सेकंड। और उसी उपग्रह का जो परिक्रमण काल क्या होगा? 1 घंटा 24 मिनट। वो 1 घंटा 24 मिनट में पृथ्वी के चारों तरफ एक चक्कर पूरा कर लेता है। नेक्स्ट आ जाता है भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ये क्या होता है? ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की तरफ पृथ्वी की परिक्रमा करता है और जिसका जो परिक्रमण काल है पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, उसे भूस्थायी उपग्रह कहते हैं।
जैसे ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ एक उपग्रह है जो इसके साथ साथ चक्कर लगाता है, वो बिल्कुल एक ही पोजीशन पर रहता है। जैसे ही अर्थ की ये पोजीशन है यहाँ पे आ जाती है तो वो उपग्रह भी उसके साथ साथ उसी पोजीशन पे आ जाता है, यानी वो पृथ्वी के साथ साथ चक्कर लगाता है। और वो एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? 24 घंटे। तो इस तरह का जो उपग्रह है उसको कहते हैं भूसतही उपग्रह। और ये जो उपग्रह है वो पृथ्वी तल से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहकर पृथ्वी का परिक्रमण करता है, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो दूसरी कंडीशन ये है भूस्थायी उपग्रह की, ये उपग्रह जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। भूतुल्यकालिक यानी जियोसिंक्रोनस कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने की संभावना सबसे पहले आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त की थी। सबसे पहले पता होना चाहिए संचार उपग्रह क्या होते हैं। संचार उपग्रह कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिनको बोला जाता है, जिनके थ्रू हम बात कर सकते हैं। हम जो मोबाइल से कॉल करते हैं, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है, एक जगह से हम दूसरी जगह पे आसानी से बात कर लेते हैं, ये किसके द्वारा होते हैं? संचार उपग्रह के कारण। तो इस तरह के उपग्रह स्पेस में सेट करने के लिए सबसे पहले किसने बताया था? आर्थर सी क्लार्क ने। प्लायन वेग क्या होता है, यानी एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? प्लायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय अक्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। ये अर्थ है। और इसके ऊपर कोई हम अगर वस्तु फेंकते हैं और पृथ्वी का एक गुरुत्व बल होता है जहाँ पर वो किसी भी वस्तु को अपनी तरफ खींच लेती है। इस गुरुत्व बल से, इस गुरुत्व अक्षेत्र से बाहर अगर किसी वस्तु को फेंका जाता है तो उसकी जो चाल है, उसका जो वेग होगा वो कम से कम कितना होना चाहिए? 11.2 किलोमीटर। तब भी वो गुरुत्व अक्षेत्र से बाहर जा सकता है, वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। तो इस तरह के वेग को क्या बोला जाता है? प्लायन वेग। तो पृथ्वी के प्लायन वेग का जो मान है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अर्थात पृथ्वी तल से, पृथ्वी के सरफेस से किसी वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर भेजते हैं या इससे अधिक स्पीड से ऊपर की तरफ दिशा में फेंक देते हैं तो वह वस्तु फिर कभी भी पृथ्वी तल पर वापस नहीं आएगी। इस तरह से हम जो भी सैटेलाइट्स, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, इंडिया हो, जब भी अपने कोई सैटेलाइट किसी दूसरे ग्रह पर भेजते हैं, चांद पर भेजते हैं, तो उस उपग्रह को जो रॉकेट लेकर जाता है, उस रॉकेट की चाल, उस रॉकेट की जो स्पीड है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ही अधिक होगी। नेक्स्ट है उपग्रह के लिए यहाँ पे दो वेग बताए गए हैं, एक उसका कक्षीय वेग और दूसरा पृथ्वी तल से प्लायन वेग। जो कक्षीय वेग यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, जिस स्पीड से उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, वो कक्षीय वेग होता है और उसको v नोट से डिनोट किया जाता है और इसका फार्मूला होता है v नोट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g/e। और पृथ्वी तल से प्लायन वेग से जो वस्तु ऊपर की तरफ भेजी जाती है उसको VE यानी एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है और VE से इसको डिनोट किया जाता है, उसका फार्मूला बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g/e डैश। इन दोनों का अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो वो बनेगा VE इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2v नोट। इन दोनों को हम अगर आपस में रखते हैं और इनका हम अगर मान निकालते हैं तो ये हमें रिलेशन प्राप्त होगा, यानी कि प्लायन वेग जो होगा कक्षीय वेग का कितना गुना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसलिए यदि किसी उपग्रह की कक्षीय वेग को स्क्वायर रूट ऑफ 2 यानी 2 वर्गमूल से गुणा कर देते हैं, 41% बढ़ा देते हैं, तो वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, यानी अपने कक्ष को छोड़कर दूसरे कक्ष में चला जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो था गुरुत्वाकर्षण बल को लेकर और साथ के साथ ग्रेविटी को लेकर, वो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। इसमें हमने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में पढ़ा है। गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच में लगता है, साथ के साथ ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, जिसमें ग्रेविटी क्या होती है? एक त्वरण, एक एक्सेलरेशन होता है, जिससे वस्तु, जिस बल से कोई पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचती है। उसके बाद हमने केपलर्स के नियम पढ़े, जो किसी ग्रह के बारे में बताया गया कि वो ग्रह जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसकी क्या क्या शर्तें या कंडीशन होती है, वो केपलर्स के नियम के द्वारा पता चलती है। उसके बाद हमने उपग्रह के बारे में पढ़ा, उपग्रह के जो कक्षीय चाल है उसका परिक्रमण काल कब ज़्यादा होता है कब कम होता है, वो सब हमने इस वीडियो में कवर किया है। साथ के साथ हमने भूस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा है। साथ के साथ हमने इस वीडियो में प्लायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ख़ासकर उसकी जो वैल्यू है वो हमें पता होनी चाहिए, वो भी हमने इस वीडियो में कवर किया है। इसके बाद भी आपको किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करना, और जो बच्चे, जो स्टूडेंट कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे की जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे।
तो दोस्तों खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।